आने वाले मानसून के मौसम में मधुमेह रोगियों के लिए कोविड-19 को लेकर समस्याएं बढ़ने वाली हैं। ये समस्याएं किस तरह की होंगी हम जानेंगे। पीजीआई के जो मधुमेह रोग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल भंसाली से। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो अब क्योंकि कोविड को जो है इंडिया में खासकर माने 3.5 महीने या उससे ज़्यादा का समय हो गया है और इस समय में जो आने वाले दिन हैं वो मानसून के हैं, बरसातों के हैं, तो मधुमेह रोगियों के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कितने खतरनाक ये दिन हैं? कोविड-19 को हमारे देश में करीब 100 दिन से ऊपर जी। और दुनिया में करीब 6 महीने से ऊपर 1 करोड़ लोग इससे अभी तक प्रभावित हो चुके हैं और करीब 5 लाख लोग इससे मृत्यु को ग्रस्त हो चुके हैं। जैसा कि आप सबको अब तक ज्ञात हो चुका है कि पहले संभावना थी कि गर्मी आती ही या ये वायरस मर जाए, परंतु गर्मी ने असर इसका दिखा दिया कि हमारे देश में प्रतिदिन अब कम से कम 20,000 मरीज़ रोज़ाना संक्रमित हो रहे हैं। तो ये इस बात को इंगित करता है कि इस वायरस का और उस पर मौसम का कोई असर नहीं है। इसके बाद यदि आगे देखा जाए तो बारिश का सीज़न आ रहा है। बारिश का सीज़न आने के बाद अब इसमें डबल अटैक होने की बड़ी संभावना है। डबल अटैक के मायने ये है कि वायरस के अलावा दूसरे वायरल डिजीज़, टाइफाइड फीवर और डायरिया, ऐसी कई बीमारियां होती हैं। तो इस बीमारी यदि कोविड के साथ यदि दोनों ने मिलकर डबल अटैक किया तो डायबिटीज़ के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ और जिनको ऑलरेडी हार्ट का बीमारी है या मोटापे के मरीज़ जिनको कोविड की संभावना ज़्यादा है और साथ में यदि ये डबल अटैक हो गया तो उनकी मृत्यु दर और बढ़ सकती है। तो कोशिश यही करें कि ये इस डबल अटैक को रोकें। तो मच्छरों से बचने की कोशिश करें, घर में रहें, मच्छरदानी का प्रयोग करें या रिपेलेंट्स का प्रयोग करें। कोशिश ये करें कि खाना बाहर का नहीं खाएं ताकि डायरिया वगैरह नहीं हो। कम से कम लोगों के संपर्क में आएँ। और SMS जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, S स्टैंड्स फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क एंड S फॉर सैनिटाइजेशन। इस SMS का सख्ती से पालन करें, आप इस बीमारी से बच सकते हैं। परंतु जैसा प्रश्न था आपका कि डबल अटैक की संभावनाएं हैं, ज़्यादा हैं। हालांकि लोगों ने ये नहीं बताया कि डेंगू डायबिटीज़ के मरीजों में ज़्यादा होता है, परंतु कोविड सीवियर ज़्यादा होता है और ऊपर साथ में यदि डेंगू का अटैक हो गया ऐसे व्यक्ति को फिर मृत्यु की संभावना और ज़्यादा होती है। तो बीमारी बड़ी सीवियर हो सकती है। तो इसलिए इस डबल अटैक से बचें। सर एक और बात प्रमुख है क्योंकि सभी जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो ये तो कहते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं या फिर मोटापे के लोग हैं, मोटे लोग हैं, ये बताएं कि उन्हें करना क्या चाहिए कि जिससे या दवा के मामले में या और मामले में जिससे उनका बचाव हो। एक तो सबसे पहली बात है कि जो आपने पूछा कि बचने, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और इस बीमारी से यदि आप बचें वही बेहतर है, क्योंकि एक बार यदि आप बीमार हुए और बीमार यदि सीवियर स्टेज में पहुंच गए तो आपको फिर हॉस्पिटल की शरण, ICU की शरण और फिर आप ग्रस्त हो। तो बचने का तरीका ये जो मैंने आपको बताया कि जो 3 जो मेजर प्रिकॉशंस हैं जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा कहते हैं और आपने उनको देखा होगा वो बेचारे आजकल हमेशा मास्क लगा कर रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, बाहर नहीं जाएं, तो कोशिश करें बच कर। और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ खास तौर से वो ध्यान रखें अपने शुगर के कंट्रोल को अच्छे से अच्छा रखें। यदि आपका शुगर का कंट्रोल खाने के पहले वाला 90 से 130 के बीच में और खाने के बाद वाला 180 से कम है तो आपको कोविड की सीवियर डिजीज़ होने की संभावना कम है। शुगर का मॉनिटरिंग अच्छा करें। इस समय सल्ट्री मौसम में, बिल्कुल नमी वाला मौसम है, इतना ह्यूमिड है, पसीना आता है, तो नमक नींबू का शिकंजी बराबर लेते रहें। बाहर कहीं नहीं जाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जब सब छोड़ दें। और इसके अलावा कोशिश करें कि खाना घर में ही खाएँ, बाहर खाना नहीं मंगाएं और घर के अंदर ही अपना खाना नियमित रूप से खाएं। तो शुगर कम होने के चांसेस भी डायबिटीज़ में है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, आमतौर पर माना जाता है कि जो डायबिटिक लोग हैं या जिनको जो BP की प्रॉब्लम है उन्हें व्यायाम करना चाहिए, सैर करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि घर पर रहना चाहिए, तो ये थोड़ी विरोधाभासी बात है। ये विरोधाभासी बात इसलिए लगती है कि हम अक्सर कहते हैं कि व्यायाम का मतलब है सैर, परंतु हमें अब ऐसे व्यायाम ढूंढने पड़ेंगे जो सैर के अलावा उतने ही कारगर है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और इवन सामान्य आदमी। तो वो व्यायाम है हमारे प्राणायाम, वो व्यायाम है हमारा मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार, घर पे साइकिलिंग और घर पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और आसन, यानी जिसको हम आसन कहते हैं। तो ये इतने व्यायाम, ये भी इतने ही सशक्त है, इतने ही मजबूत है और उनका भी असर उतना ही है जितना आपका ब्रिस्क वर्क है।
तो ये इसलिए सब कहा जा रहा है क्योंकि आप किसी पार्क में जाएंगे और वहाँ अननेसेसरली आप किसी व्यक्ति से एक्सपोज हो गए या आपने ऐसी किसी सरफेस को छू लिया जिसे किसी कोविड-19 के मरीज ने छुआ है तो आपको होने की ज़्यादा संभावना। तो इसलिए विरोधाभास खाली ये है कि एक्सरसाइज का टाइप बदल गया है, परंतु एक्सरसाइज जोड़ी गई हैं बल्कि ज़्यादा करने के लिए आ गई, तो वो करें। डॉक्टर साहब, क्या इस समय जो देश है वो कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ बढ़ रहा है या कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो चुकी है? देखिए, ऐसा है कि 20,000 यदि केस प्रतिदिन हो रहे हैं तो कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सरकार अभी इससे सहमत नहीं है, ICMR भी इससे भी सहमत नहीं है, परंतु 2 स्टेट जो मैं कहूँगा महाराष्ट्र है और दिल्ली है, वहाँ पर काफ़ी संभावना, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हम तब कहते हैं जब आप ये नहीं ढूंढ पाएँ कि मरीज़ ये बीमारी कहाँ से लेता है, वो संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो कम्युनिटी स्प्रेड का फिर स्ट्रेटेजी अलग है और कम्युनिटी स्प्रेड से पहले का स्ट्रेटेजी अलग है। सो दोनों का स्ट्रेटेजी अलग है। हालांकि एपिडेमियोलॉजिस्ट और जो ज़्यादा विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं इस विषय में, परंतु मैं इतना कहना चाहूँगा कि यदि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं मानते हैं तो हमारा जो 3T वाला जो प्रिंसिपल है कि ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट एंड आइसोलेशन, जिसमें आइसोलेशन शामिल है, इसको आप सख्ती से पालन करें और बीमारी को स्प्रेड होने से रोकें। टेस्टिंग के लिए, क्योंकि अभी जिस तरह से टेस्टिंग हो रही थी, कॉस्टली भी थी, हालांकि सरकार ने कॉस्टिंग कम करी है, और जो इफेक्टिव और तेज़ी से टेस्टिंग हो उसके क्या क्या उपाय जो हैं हो रहे हैं? 2 टेस्ट अभी जो नए आए, RT-PCR तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो 8 घंटे का टेस्ट है, 2250 रुपये सरकार ने उसकी कीमत कर दी है, परंतु उसके अलावा अभी 2 जो नए टेस्ट है, एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, वो सफल नहीं हो पाया, पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो आया है वो एक सफल हुआ है। तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग आज से हमारे PGI के अंदर भी शुरू हुआ है, जिसके अंदर 15 मिनट में हम ये रिपोर्ट दे देंगे, परंतु उसका कन्फर्मेशन हमें बाद में ही पता चलेगा जब हम RT-PCR से इसको बता देंगे। परंतु मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के साइंटिस्ट ने, बाहर वाले साइंटिस्ट ने, सबने मिलकर कई इस तरह की चीज़ें ईजाद की हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी इस टेस्टिंग का पता कर सकें। डॉक्टर साहब, एक ये बताएं कि ये, क्योंकि अब ये विश्व की एक महामारी बन चुकी है कोविड-19, कई देशों में इंक्लूडिंग इंडिया जो है काम भी हो रहा है वैक्सीन पे और मेडिसिन पे, कब तक आने की उम्मीद है कारगर जो दवा है और वैक्सीन जो है? देखिए, ऐसा है कि वायरल डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीन बनी है, परंतु जहाँ तक मेरा विश्वास है कि इस पर काफ़ी काम चल रहा है वैक्सीन पे और शायद सफलता भी मिले, परंतु मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि इस वायरस की काफ़ी सिमिलरिटी है एड्स वायरस से, और एड्स वायरस के आज तक वैक्सीन नहीं बनी। तो मुझे तो ऐसा लगता है इसकी संभावना देखते हुए कि इसकी वैक्सीन बनने की ज़्यादा उम्मीद है। कई दवाइयाँ लोगों ने ढूंढी हैं, एंटीवायरल है और आगे कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं। हिंदुस्तान की जो ग्लैरमान कंपनी है वो भी दवाइयाँ लेके आई हैं, क्लोरोक्विन का बात किया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बांग्लादेश से कुछ एंटीबायोटिक का बात भी किया है कि एजिथ्रोमाइसिन है, परंतु अभी भी कोई भी, ये सब हिट एंड ट्रायल है। अब लोगों ने स्टीरॉयड का भी बात किया है कि जो लोग ICU में हैं, जिनको सांस का दिक्कत है, वो स्टीरॉयड ले सकते हैं, तो अभी केवल हिट एंड ट्रायल है। लोगों ने काफ़ी संभावनाएं व्यक्त की हैं, लोगों ने काफ़ी काम किया और लोग ये इस निष्कर्ष पे तो नहीं कहूँगा मैं, पर इस तरह पहुँचे हैं कि कुछ चीज़ें कारगर साबित हो सकती हैं। और तो फिर भी मंत्र ये याद रखिए कि बचना ही उपाय है। यदि आप बच सकते हैं तो बचिए, बीमारी होने के बाद भी काफ़ी इलाज की संभावनाएँ उपलब्ध हैं, आप ठीक भी हो सकते हैं। तो हमारे देश में रिकवरी रेट अब 50% से ऊपर है। तो ये माने कि इंडिया में जो वायरस की मारक क्षमता है कोविड-19 वायरस की, वो कम है? मैं ये कहूँ वायरस का कोई दूसरा स्ट्रेन आ गया हो, ऐसा नहीं। हमारी मारक क्षमता कम होने का कारण है कि हमारे देश की जो आबादी है उसमें वृद्ध लोगों की संख्या केवल 15% है। अमेरिका में इन्हीं वृद्ध लोगों की संख्या 85% है। तो एक तो जवान लोगों में इम्यून सिस्टम ठीक रहता है, उनमें कोई कम है। दूसरा, हमारे यहाँ कई आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन होता है, जिसमें हल्दी भी है, गिलोय भी है, उनका भी असर होता होगा। मसाले हैं, तरह तरह के मसाले हैं जो यूज़ करते हैं। BCG वैक्सीन हमारे देश में लगता है, उसका असर हो सकता है। क्लोरोक्विन की गोली हर आदमी बुखार में, मलेरिया समझ के खाता है, उसका असर भी हो सकता है। और हमारी यंग पॉपुलेशन है, उसका असर भी हो सकता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि मारक क्षमता में फ़र्क है। ये हमारे देश की जो आबादी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन है बजाय अमेरिका के और यूरोप के, इसलिए वहाँ लोग। और एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ बूढ़े जो लोग हैं जिनको बीमारी ज़्यादा होती है, ये लोग अक्सर घरों पर रहते हैं, वहाँ पर ओल्ड एज होम में रहते हैं। यदि वहाँ एक को भी हुआ तो सारे लोग सफ़र होते हैं। ये शुक्रिया। तो ये हैं डॉक्टर अनिल भंसाली, जो भारत के जाने माने मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने साफ कहा कि जो इसकी वैक्सीन है कोविड-19 की या मेडिसिन है, इसके आने के आसार कम हैं। उन्होंने कहा कि HIV में जिस तरह से कोई वैक्सीन नहीं आई है,
वही हालात कोविड-19 को लेकर लगते हैं। और ख़ासकर उन्होंने मधुमेह रोगों के लिए, जैसे कि आपने उनका साक्षात्कार सुना, उन्होंने कुछ हिदायतें दी हैं और उनका एक मूल मंत्र यही है, बचकर रहें, बचकर रहें, बचकर रहें। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश।